वी हैव डिस्कस्ड फ्यू टॉपिक्स. हमने इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो किया था. एक पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो करना और थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर देखना बाकी था. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मैंने डिस्कस किया था. देन एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और यहाँ पर स्पीड भी डिस्कस किया था. फिर काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन है वो हमने डिस्कस किए थे. एंड देन एक टॉपिक बचता है रिलेटिव वेलोसिटी. तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम हमारा थियोरी पोर्शन जो है क्लियर करें. तो इन द बिगनिंग ऑफ क्लास वी बहुत ही जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हमने मोशन के बारे में आइडिया लिया था. अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है जो ये पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग. तो प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको इसका एक जो है बताया था कि कैसे हम पाथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दो चीज़ें उनको अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वेक्टर एंड स्केलर का फिर एक पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, देखो पहले तो ये होता है कि कभी भी आप मोशन को जज करते हो तो यू नीड क्या कहते हैं, आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर, हमें जो है हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, जिसको कि हम ओरिजिन कह सकते हैं. एंड सेट ऑफ एक्सिस, हम जनरली एक्स वाई जेड में काम करते हैं और उसी से हमारा पोजीशन डिसाइड करते हैं. लेकिन इस केस में एक्स, हमारा ये जो प्रॉपर चैप्टर था वो वन डायमेंशन को लेकर था. तो या तो हमने मोशन एक्स में डिस्कस किया हुआ है या फिर वाई में. ओके, एक्स और वाई दोनों में से एक में. जेड को हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इस चैप्टर में. तो इसको जो है जहाँ से हम मोशन को जज कर रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड, दैट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इन अ मोशन. ठीक है, और उसके लिए हम कहाँ से जज कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपके सामने एक बैग पड़ा है तो आपके हिसाब से वो स्टेशनरी रहेगा. तब आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ट्रेन रहेगा, क्योंकि आप जहाँ से जज कर रहे हैं तो आप ट्रेन में हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है ट्रेन. लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और वही सेम पर्सन उस मोशन को, बैग को जज कर रहा है, तो उसको वो बैग मूविंग लगेगा. तो उस पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा. तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं. डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर वेक्टर भी मैंने पहले क्लास में थोड़ा डिस्कस किया हुआ था. लेकिन पोजीशन का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है नेट चेंज इन पोजीशन, उसको जो है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करना होता है, जो कि हमने एक एग्जांपल से वहाँ पर समझा भी था. ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है. और डेल्टा एक्स जो है पॉजिटिव रहेगा आपका, कभी डेल्टा एक्स नेगेटिव भी रहता है. इन दोनों केसेस में इस तरह के आंसर मिल सकते हैं. अब मैंने आपको ये भी बोला था कि हम ग्राफ को लेकर भी कुछ डिस्कशन करेंगे, दैट वी शैल डिस्कस समथिंग अबाउट ग्राफ. तो ये आ जाता है पहला, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि एक्स टी ग्राफ. ठीक है, कभी भी अगर आपको मोशन रिप्रेजेंट करना है तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि ये देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है. यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि 10 एक पॉइंट होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा. और एक्स एक्सिस पे हमारे टाइम लिया गया है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड. ठीक है, अब देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए कि 10 सेकेंड के अराउंड उसकी पोजीशन 30 मीटर है. फिर 20 सेकेंड के अराउंड भी उसकी पोजीशन 30 मीटर है. फिर 30 सेकेंड के अराउंड भी उसकी पोजीशन सेम है. और फिर 40 सेकेंड के अराउंड भी उसकी पोजीशन सेम है. मतलब टाइम के साथ क्या ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? तो यू कैन क्लियरली आंसर नो, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. इन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो हम देख रहे हैं थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन, हम जब से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पार्टिकल एक ही पोजीशन पे है. So basically particle is not changing its position with respect to time.
या फिर ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन दैट केस वी कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ये जो लाइन बनाई है इस तरह का कभी भी अगर आपको विजुअल दिख जाता है एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में, तो आपको इसी वे में जज करना है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे माना जाएगा। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं। आप जैसे देख पा रहे हो इस केस में भी एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर कुछ डिस्टेंस बताए गए हैं 2, 4, 6, 8 वगैरह, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम दिखाया गया है 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट का जजमेंट लेते हैं। तो 1 सेकेंड के अराउंड हम ये देख पा रहे हैं कि 1 सेकेंड के अराउंड ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर है। उसके बाद 2 सेकेंड के अराउंड देख रहे हैं तो ये 4 मीटर पर है। 3 सेकेंड के अराउंड ये 6 मीटर पर है, और 4 सेकेंड के अराउंड ये 8 मीटर पर है। इस केस को और इस केस को आप कंपेयर करिए। यहाँ जो है पार्टिकल एकदम रेस्ट पर है, लेकिन यहाँ जो है पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हमने जो है इसको कनेक्ट करके एक लाइन बनाया, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, और मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है? तो उसका भी एक रीज़न है कि देखो, एक फिक्स टाइम इंटरवल आप कंसीडर करो, जैसे कि हमने 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 1 सेकेंड है। सिमिलरली आप 2 सेकेंड और 3 सेकेंड लो, लेटस से आप T1 को ले रहे हो 2 सेकेंड और T2 को ले रहे हो 3 सेकेंड, तो इन दोनों के बीच का भी जो टाइम डिफरेंस है वो 1 सेकेंड है। फिर थर्ड केस में आप T1 को ले रहे हो 3 सेकेंड और T2 को ले रहे हो 4 सेकेंड, तो इनके बीच का भी जो टाइम डिफरेंस है वो भी 1 है। ठीक है, 1 सेकेंड है यहाँ पर। अब हर एक सेकेंड में यहाँ से आपको एक डिस्प्लेसमेंट की जजमेंट भी अगर हम करें तो देखो, इस 1 सेकेंड का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में ये पोजीशन कितने टाइम से चेंज हुई? 2 मीटर। यहाँ पर भी देखो 3 सेकेंड जो है आपका जो टाइम, तो यहाँ 6 है और उससे पहले जो है 4 था, तो यहाँ पर भी वो 2 मीटर आगे बढ़ा। नेक्स्ट इंटरवल में भी वो 8 और 6 रिस्पेक्टिव पोजीशन हो गए, तो वो 2 मीटर आगे बढ़ा। यानी कि उसका जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म वे में आगे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। अब इस ग्राफ को देख करके आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, और आप खुद भी इसको जज कर पाएंगे। जैसे कि ये 1 सेकेंड का पीरियड, ये जो है आपका 1 सेकेंड रहेगा, ये 1.5 सेकेंड रहेगा, ये 2 सेकेंड, फिर ये 2.5। तो आप कोई भी 2 टाइम इंटरवल सिलेक्ट करो। ठीक है, आप T1 जो है, आप T1 इसको ले लो 1 सेकेंड को, और T2 2 सेकेंड को ले लो। उसके बाद वाले केस में आप या फिर कोई और छोटा सा और इंटरवल ले सकते हैं, आप 2 और पॉइंट भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस कैलकुलेशन में किया। ठीक है, और आप ये जज करो तो क्या ये यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है ये पार्टिकल? तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ क्या था, एक चीज़ प्रीवियस केस में कि पार्टिकल जो है हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा था। यानी कि हर 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल हमारा था, वहाँ पे वो पार्टिकल 2 मीटर आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप कैलकुलेट करके भी देखोगे तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि इस केस में ऐसा नहीं है। सो दिस मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर उनको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। एवरेज वेलोसिटी जो है, हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेकर ही डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं x2 माइनस x1 करके, और रिस्पेक्टिव T2 माइनस T1 करके। उसका यूनिट भी हम जानते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड जो है उसमें
डिस्टेंस लिया जाता है। देखो एवरेज वेलोसिटी जब हम कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस करते हैं, या फिर यहाँ डेल्टा एक्स जो है इट स्टैंड्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट। पर इन केस ऑफ एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ लिया जाता है, या फिर जिसको मैं बोलूँ तो डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, टाइम इंटरवल तो दोनों केस में सेम रहेगा कि मोशन के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ है वही हमको यहाँ पर रेफर करना है, लेकिन एवरेज स्पीड के केस में हमारे पास यहाँ पर पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस लिया जाएगा। यूनिट तो दोनों का सेम ही होगा। अब यहाँ पर देखिए एक और केस है, ये आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस किया हुआ है आपका। एक्स और टी ग्राफ है, ये आपका पोजीशन मेंशन करता है और ये आपका टाइम मेंशन करता है। दो स्टूडेंट का ये ग्राफ है, टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर हाउसेस पी एंड क्यू। ठीक है, ये ओ जो है इनका स्कूल है और पी और क्यू इनके घर हैं। तो ए जो है वो पी की तरफ जा रहा है, मतलब पी ए का घर है, और क्यू जो है वो बी का घर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस जो है ये हमें आंसर करना है कि दोनों में से स्कूल के नज़दीक कौन रहता है। ठीक है, फिर जो है आई थिंक यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। आपको ये सारे आंसर्स देने हैं। ठीक है, कौन फास्ट वॉक कर रहा है, फिर ए एंड बी रीच एट होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, और कौन ये करता है। तो थोड़ा आपको मैंने हिंट किया है, ग्राफ का बारे में बताया है, तो आप ये प्रॉब्लम थोड़ा अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ऑलरेडी रिफ़र कर चुके हैं और ये फॉर्मूला और वगैरह मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये इसका डेफिनेशन हो जाता है दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, या फिर इसको ये भी बोला जाता है कि वो टाइम डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है। देखो ये x स्टैंड्स फॉर द पोजीशन, तो इसका डेरिवेटिव भी बोला जाता है कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना, या फिर x का डेरिवेटिव लेना टाइम के रिस्पेक्ट में। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, अब एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो भी हम इसी तरह से लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे, हाँ एक्सेलरेशन का यूनिट आप ज़रूर देख लें, ऑल्दो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं फिर भी। देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सेम वे में जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया था, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन हो जाते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और हमको जो है इसको नोट करके देख लेना है कि क्या है यहाँ पे। तो देखो पहले तो ये कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इस केस में हो तो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है, एंड इट इज़ गोइंग समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ है जिसके में टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज हो रहा है लेकिन इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे। और ये जो है एक स्ट्रेट ग्राफ है। सारे ग्राफ जो है वो पोजीशन वर्सेस टाइम के ही हैं, लेकिन शेप जो है तीनों ग्राफ का वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये कुछ डिनोट करता है, जैसे ये डिनोट करता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहला ग्राफ जो है वो बताता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा ग्राफ जो है ज़ीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा या फिर कैसे होगा, देखो एक तो ये है कि मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड पे अगेन लेकर जाऊँ, यहाँ पर जहाँ पे मैंने वो चीज़ डिस्कस किया था, ये वाला देखो। यहाँ पे टाइम के साथ मोशन जो है यूनिफॉर्म वे में प्रोग्रेस कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ में, दैट मीन्स नो मोशन। लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है या फिर सॉरी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, देखो ऐसा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि आप कोई भी 2 इंटरवल सिलेक्ट करो।
जैसा मैंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे। तो अगर इसके ऊपर आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आप कोई भी दो इंटरवल ले लो सक्सेसिव, ठीक है, 1 and 2 ले लो, 2 and 3 ले लो, या 3 and 4 ले लो, तो आपको जो वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। फिक्स इंटरवल के लिए ये वाले फॉर्मूला से आपको डिसाइड करना है। ये एक इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है इस तरह का, नॉट दिस वन जिसमें हम x2 - x1 लेते हैं, तो वो फिक्स आएगा। लेकिन ये जो केसेस हैं अभी वाले, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है आपका 0 है, ठीक है। अब ये जो है नेगेटिव इस तरह का शेप है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मोशन जो है वो टाइम के साथ सीज कर रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है, डी एक्सेलरेशन भी जिसको हम कहते हैं। और ये जो है मोशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोशन इन द सेंस आई मीन टू से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इस केस में वेलोसिटी जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड केस जो है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगा। कहीं पे कोई न्यूमेरिकल ग्राफ होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा सही से क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई ग्राफ से ही मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी, न्यूमेरिकल वाले ग्राफ। ये आ जाता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन देता है। ये भी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इंक्रीमेंट है वाइल इस चीज़ में डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड इन दैट केस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि मोशन जो है वो टाइम के साथ जो है कम हो रहा है, मतलब मोशन नहीं सॉरी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रहा है, इसलिए हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोच के बताओ, ये आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि पार्टिकल जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो है कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों ग्राफ 1 and this 2 ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने बनाए हुए हैं। लेकिन ये ग्राफ देखोगे तो ये वाला ग्राफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। दिस ग्राफ इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन का ही मोशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मोशन। लेकिन जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन का मोशन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, देखो वेलोसिटी जो है पहले v0 है, फिर धीरे 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 वेलोसिटी इंक्रीज होकर के आपकी वेलोसिटी v बन गई, विच मीन्स कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ क्या है, देखिए इस वाले केस में पहले वेलोसिटी v0 थी, फिर धीरे 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 आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होकर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है आपकी 0 हो गई, फिर अगेन वो इंक्रीज होकर के कुछ t2 टाइम पर v मिल गई। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ पे मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में था और यहाँ पे जो है मोशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन का रहेगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। यस, यहाँ पर एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जब हम नेगेटिव नंबर्स लेते हो, लेट अस से मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताऊं कि ये आपका v0 जो है, जस्ट अ सेकेंड आई एम लुकिंग फॉर द पॉइंटर। अगर ये आपका v0 जो है वो 2 हो गया और v जो है वो 4 हो गया, क्योंकि इस तरफ हम नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 ऊपर रहेगा 4 नीचे रहेगा, ठीक है, यही होगा। सो वेलोसिटी जो है पहले -2 थी कुछ 0 टाइम पर, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पे टाइम जो है वो 0 रहेगा, ये रहा आपका ओरिजिन, ये ओरिजिन है तो यहाँ पर टाइम 0 है, तो 0 टाइम पर वेलोसिटी जो है -2 के बराबर था। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वेलोसिटी -4 हो गया,
ओके, और -4 जो है -2 से कम है, मतलब नेगेटिव डिजिट्स में, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला गया है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये आपको पता क्यों चलेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर बहुत क्लियर है। पहले स्पीड या वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा था, फिर धीरे 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 करके इस पॉइंट पे वो ज़ीरो हो गया। यानी कि मान लो कि v0 अगर आपका 10 मीटर पर सेकेंड भी हुआ सपोज, या फिर कोई और भी नंबर, लेकिन कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, उसके बाद वो डायरेक्टली मतलब फॉल हो करके टाइम t1 पे 0 पे आ रहा है। इसलिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है कम हो रहा है। फिर ये हो रहा है आपका 0 से t1 इंटरवल के बीच में। यहाँ पर आपका टाइम 0 था जब वेलोसिटी v0 था, और यहाँ पर आपका टाइम t1 था जब वेलोसिटी 0 हो गया। अब दूसरा, इन द इंटरवल t1 एंड t2 मोशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है आपका बढ़ चुका है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर देखो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा एक जैसा ही रहा है। जैसे 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 40 है, 2 सेकेंड पर भी 40 है, 3 सेकेंड पर भी 40 है, और 4 सेकेंड पर भी 40 है। इट मीन्स कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने का मतलब है आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। नाउ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा O to A, A to B, और B to C एंड C to A, O, ओके। और इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट होगा, जो कि हमको डिस्टेंस मिलेगा। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। ये बोल्ड लाइन से जो है इसको आप मार्क करिएगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जो है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने डेरिवेशन भी इनका आपको करवाया था ये कैसे होता है। यहाँ पर जस्ट एक रिटर्न में गिवन है। सो देयर वी हैव रीच्ड। ये जो है थोड़ा बेसिक डिस्कशन मुझे करना था बिफोर काइनेमेटिक इक्वेशन। और एक न्यूमेरिकल जो है आई थिंक मैं लास्ट क्लास में आपको कराया नहीं था, पर ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये सारे ग्राफ हमने डिस्कस किए, ठीक है। आई थिंक देयर इज़ दिस न्यूमेरिकल, हाँ ये वाला, ये काफ़ी इजी सा न्यूमेरिकल है। आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय योर सेल्फ। आप लोगों से ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। ये इजी सा एक न्यूमेरिकल है, वो आप लोगों से हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो है 3.2 मैंने डिस्कस किया है। 3.3 जो है कैलकुलस की हेल्प से हमें इक्वेशन डेरिवेशन करना था, वो भी किया है। 3.4 एज वेल आई हैव डन, हमने लास्ट क्लास में वो भी डिस्कस किया हुआ है, मतलब प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आ रहे हैं, ग्राफ में कहीं डाउट है, तो यू कैन टेल मी, तो मैं आपको उसको न्यूमेरिकल डेटा से बताकर करवा सकती हूँ। दिस वाज द न्यूमेरिकल 3.4। अब जो है दो ही न्यूमेरिकल, आई थिंक 3.4 एंड दिस इज 3.5 इज अबाउट फ्री फॉल, एंड 3.6 गैलीलियोज लॉ, एंड ये स्टॉपिंग डिस्टेंस को लेके हैं। तीनों डेरिवेशन पार्ट वाले हैं, तो देख लेते हैं। अब एक टॉपिक जो हमारा बचेगा वो ये रहेगा रिगार्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिएक्शन, टाइम रिएक्शन, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर आज होता है तो विल डू दैट। ओके, ये सारा चीज़ें एज वेल वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी कैलकुलस मेथड से भी जो हमने डिस्कस किया है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा है। क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट आई प्रिफर दैट यू शुड डू,
क्योंकि बच्चों को जो है इंटीग्रेशन इतना पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी ये इक्वेशन भी कर चुके हैं। देन देयर इज दिस थर्ड इक्वेशन, जस्ट लास्ट क्लास में ये थर्ड इक्वेशन हमने डिराइव किया था। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसा कि इसमें एक्सप्लेनेशन में ही हम ऐसे जाएंगे, तो वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली विथ एवरेज वेलोसिटी वी एंड वी बी। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम ए बोल देते हैं, दूसरे को हम बी बोल देते हैं। दोनों जो है वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज भी जो है वी ए एंड वी बी है। अब ये जो है उनकी इनिशियल पोजीशन है, देखो ये एक्स ए और ब्रैकेट में ज़ीरो लिखा है। ब्रैकेट में ज़ीरो लिखने का मतलब है कि टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे उनकी पोजीशन क्या है। तो टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इसकी पोजीशन एक्स ए और एक्स बी है। और आफ्टर अ वाइल, मतलब कुछ टाइम के बाद, दे पोजीशन आर एक्स ए एंड एक्स ए ऑफ टी एंड एक्स बी ऑफ टी, ये है, ठीक है। तो इससे वी आर गेटिंग दिस सेट ऑफ इक्वेशन। ऐसा क्यों हमने किया, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि सी क्या हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक ये जो है मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जस्ट सो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस है उसमें हमने जैसा देखा, देखो हम इस तरह से कुछ इसको डिफाइन कर सकते हैं। सी वी आर हैविंग, ये हमारा मान लो कि ये हमारा कोई रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब जो है लेट अस से दिस पोजीशन, वी से पार्टिकल ए की पोजीशन है एट ज़ीरो टाइम, ठीक है। कोई ज़ीरो टाइम हमारे पास है, मतलब इनिशियली इन द बिगनिंग वी हैव द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दिस पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास बी की भी कोई पोजीशन हमने डिफाइन करी हुई है कि ज़ीरो टाइम पे, मतलब जब भी हमने मोशन को ये जज करना स्टार्ट किया था, बी की भी कोई पोजीशन थी, उसको भी हमने एक्स भी ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और बाकी थोड़े टाइम के बाद भी उस मोशन को जो है हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि चलो मैं बी को किसी अलग पेन से दिखा देती हूँ, या दिस इज योर एक्स बी। मैं दरअसल चलो मैं इजी बनाने के लिए थोड़ा नोटेशन को स्मॉल करने के लिए पर्पल वाले जो नोटेशन है दोस आर एट ज़ीरो टाइम, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, पर्पल नोटेशन से। एंड रेड वाले से हम ये बता देते हैं, एक ये और एक ये। तो x ऑफ a एंड x ऑफ b एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है कि एट ज़ीरो टाइम, मतलब जब हमने देखना चालू किया, ये पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है। फिर स्लोली ये मूव होके यहाँ तक पहुँचा, इट रीच टू दैट लेवल। और उसी तरह से बी के केस में भी हुआ कि इनिशियली पार्टिकल भी यहाँ पर था, फिर मूव होके वो यहाँ तक पहुँचा। और इनकी स्पीड भी हमने डिफाइन करी हुई है, दैट ए हैज़ अ स्पीड वी ए एंड बी हैज़ अ स्पीड वी बी। और हम मानते हैं कि ये जो हुआ है, यानी कि एक्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुँच रहा है ए पार्टिकल, एंड बी भी पहुँच रहा है, तो ये हो रहा है टाइम टी इंटरवल में, ठीक है। दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है, ज़ीरो टाइम पे ये यहाँ था और टी टाइम पे यहाँ पहुँचा, तो ये भी ज़ीरो टाइम पे यहाँ था और टी टाइम पे यहाँ पहुँचा, मतलब कि ये टी टाइम के विद इन हो गई प्रोग्रेस। तो इस केस में देखो क्या हो जाता है कि वेलोसिटी वी नो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम हमें पता है, वेलोसिटी ए के लिए वेलोसिटी वी ए है, और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ है, सिंस वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट हम ये बोल देंगे एक्स ए, रेड पेन से जो मैंने लिखा है वो, एंड एक्स ए ये वाला, ठीक है। या फिर मैं पेन के ना करते हुए इनको डैश से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक में भले ही डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन जो ज़ीरो पॉइंट के पॉइंट है उसे हम एक्स ए के
और एक्स बी से दिखा रहे हैं, और आफ्टर अ वाइल मतलब टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पर जो हमारी पोजीशन है उसको एक्स बी एक्स डैश ए सॉरी एंड एक्स डैश बी इस तरह से दिखा रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो जैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन और टी टू माइनस टी वन, तो यहाँ पर हमारा एक्स टू हो जाएगा एक्स डैश ए और एक्स वन हो जाएगा एक्स ए, राइट। वेलो अब टाइम पे आ जाते, तो टाइम देखो यहाँ पर पहुँचा तब टाइम टी जो है टी था, और यहाँ पर इनिशियली जो है आपका टाइम 0 था, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा -0, विच मीन्स अब हम इसको थोड़ा ये वाला जो फॉर्मूला मेरे पास आ गया उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में मैं लिखूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट योर वी ए इज इक्वल्स टू एक्स डैश ऑफ ए माइनस एक्स ए डिवाइड बाई टी, या फिर वी ए मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू एक्स डैश ए माइनस एक्स ए। और अब मुझे न्यू पोजीशन जो है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो न्यू पोजीशन को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो दैट विल बी एक्स डैश ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर ये इस तरफ चला जाएगा, तो हमारा राइट हैंड साइड हमारा अभी के टर्म में क्या आ जाएगा, दैट विल बी एक्स ए प्लस वी ए टी, ठीक है। ये आपका पोजीशन न्यू पोजीशन आ गया कि न्यू पोजीशन को हम इस फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर वे यू कैन डू फॉर एक्स डैश बी, एक्स डैश बी के लिए भी इसी वे में अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी, ये हो जाता है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ए और बी कितना डिस्प्लेस हुए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी विल सब्ट्रैक्ट एक्स बी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मतलब उसको हम इस वे में सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है हमें, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं चलो 1 और इसको बोल देते हैं 2। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, क्योंकि हम बी और ए का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। सो राइट हैंड साइड पर तो आपको पता है ऐसा ही आएगा, एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन का भी सब्ट्रैक्शन, विच विल बी बेसिकली एक्स ए माइनस सॉरी एक्स ए प्लस वी ए टी, यानी क्या प्लस वी ए टी, ओके आई डिड, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, एक्स बी पहले आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 माइनस 1 कर रहे हैं ना, इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। ये सॉरी ये आपका प्लस है, माइनस एक्स ए माइनस वी ए मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी कैन राइट एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए जो रहेगा उसमें से कॉमन निकलेगा आपका टी, इस तरह से कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये एक बहुत ही इजीली हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ये जो है ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और बी जो है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए, ये वाली, ठीक है। ये जो है इनके डिस्प्लेसमेंट के ए और बी का जो चेंजेस है स्टेडीली, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। या फिर यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ ये कर सकते हो, मैं चलो इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ इसका। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, इक्वेशन का। सो व्हाट यू विल डू, इसको अगर हम फर्दर मोर इस तरह से देखें तो एक्स डैश बी माइनस एक्स डैश ए ये था,
ये वाले जो 2 स्टेप है इसको कि मैंने आई थिंक यस, हाँ ओके, इसको हम जो है दूसरे साइड मूव करवाते हैं इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये वाली चीज़ ऑब्टेन हुई है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स बी और एक्स ए वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, और सामने जो था हमारे पास वी बी माइनस वी ए इंटू टी था। ठीक है, अब ये जो हमारा मेन है वो तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं करना है, मुझे इसी इक्वेशन को रीराइट करना है। तो एक्स डैश, ये पहला, इसके मैं ब्रैकेट दे देती हूँ एक, और दूसरा स्टेप ऐसे लिखते हैं, और टी को वहाँ से जो है ये वाला जो आपका टी है, इस ब्रैकेट को पहले तो मैंने ये वाला जो टर्म है उसको मॉडिफाई करके लिखा है, और फिर ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उसको यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, एंड इक्वल्स टू में तो जो आपका राइट हैंड साइड में जो चीज़ था वी बी माइनस ई वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का अगर आप सेपरेट भी करते हो, टी को जो है इंडिविजुअली दोनों को डिनोमिनेटर दे देते हो, तो आपको देखो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पहला टर्म आपका ये बनेगा एक्स डैश बी माइनस एक्स बी डिवाइड बाय टी, माइनस करके दूसरा टर्म एक्स डैश ए माइनस एक्स ए डिवाइड बाय टी, ये LHS का रिफॉर्मेशन आ जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली, ये क्या है, यह आपका VB ही है, और ये क्या है, तो ये आपका VA ही है, विच मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS विच हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने VB माइनस VA यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी को प्रूव किया। सिमिलर वे में अगर कोई VB माइनस VA करना चाहे तो वो भी इसी तरह से उसको कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। तो ये जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे ग्राफ हैं जो ग्राफ के बेसिस पे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिस आर दी ग्राफ, हाँ राइट, इसको हम थोड़ा एक समझते हैं। तो देखो पहला ग्राफ जो है वो क्या दिखाता है कि ए एंड बी दोनों पार्टिकल जो है ए एंड बी आपके मोशन में हैं, तो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस है वो 0 रहेगा। ग्राफ ए जो है उससे हमें ये पता चलता है। बाजू में एक दूसरा ग्राफ है जो भी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें भी हम जज कर सकते हैं। और तीसरा ग्राफ ये है, आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो है थर्ड ग्राफ हो जाता है आपका। तो चलो तीनों का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम समझते हैं कि देखो यहाँ पे केसेस डिस्कस किया हुआ है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, यानी कि इफ वी बी इज इक्वल्स टू वी ए, तो अगर दो वेलोसिटी सेम है, जैसे कि ये फर्स्ट ग्राफ ही है, दोनों में वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी उस केस में 0 आ जाएगा आपका। ओके, फिर दूसरा केस कि अगर आपका वी ए यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरे ऑब्जेक्ट का कम है, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, तो आपका वी बी माइनस वी तो नेगेटिव ही आएगा, विच इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है, स्टीपनेस से पता चलता है। देखो ये जो दूसरा आपका ग्राफ है, ए का ग्राफ जो है वो ज़्यादा स्टीप है। मैं आपको यहाँ पे इंडिविजुअली अपने से ड्राइंग करके भी बता सकती हूँ कि वेलोसिटी ज़्यादा है वो कब पता चलेगा। लेट अस सी यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो पहला लाइन मैं जो है बना रही हूँ, ये पेन से ही बना देती हूँ, ये ऐसा, और दूसरा लाइन ऐसा बन रहा है, चलो ये वाले पेन से ऐसा, इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते। तो देखो ज़्यादा स्टीप ग्राफ जो है ना ए का है, तो जिसका भी ग्राफ एक्स वर्सेस टी में, ये अगर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, ग्राफ ज़्यादा स्टीप है ना, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए हैज़ अ मोर वेलोसिटी। ये आपको यहाँ पर आपके अपने फिगर में भी पता चलेगा, ये वाला जो फिगर है
या ब्लू कलर की लाइन देख सकते हो, ये ए की लाइन है। तो ए का जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। और ये थर्ड केस जो है वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें ए का ग्राफ जो है और बी का ग्राफ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो ए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में है, और बी जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि देख के ग्राफ देख के आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज डिक्रीजिंग। ये तो ये इस तरह का जो नेचर होता है ना जब किसी ग्राफ का, तो इट रिप्रेजेंट कि बोथ द मोशंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दैट केस वी ऐड दिट। ओके, देखो यहाँ पर इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, हियर इट इज। सपोज वी एंड वी बी बोथ आर द ऑफ ऑपोजिट साइन, एंड इफ इन अबव एग्जाम्पल ए इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, ए का जो मूवमेंट है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और 10 मीटर पोजीशन है, और बी जो है वो उसका मोशन -10 लिया। देखो -10 इन्होंने इसीलिए लिए बिकॉज -10 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये दोनों कोइंसाइड भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 1 सेकेंड पर जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोइंसाइड भी करेंगे। ऑलराइट, सो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड VAB और VBA इस तरह से आप रिलेटिव लोगे तो वो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि एक आपका आप जैसे ही आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी अभी हमने देखा VA माइनस VB लेते हो, ठीक है, या फिर VB माइनस VA लेते हो तो एडिशन ही होगा ना, क्योंकि VB जो है नेगेटिव है, दो नेगेटिव डिजिट जो है ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस वे में आपका ये रहता है, ये ग्राफ है। ज़्यादा जो है हमको वी विल अंडरस्टैंड बाय न्यूमेरिकल जब हम करेंगे इसके ऊपर, इस थियोरी के ऊपर न्यूमेरिकल है, और अब ऑलमोस्ट जो है न्यूमेरिकल पार्ट ही बचा है टेक्स्ट का। तो थियोरी जो है आप लोग एक बार रिफ़र करना अच्छे से, एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। ओके, सो सी यू देन।